सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो बाद में मेरे चैनल को मेरे चैनल के लिंक शेयर करा दीजिए ताकि और लोगों का भी भला हम कर सकें। ठीक है दोस्तों, हम बढ़ रहे थे आयोगों के बारे में। मैंने आपको अनुसूचित जाति निर्वाचन आयोग के बारे में बता दिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है, तो आइए टॉपिक को देख लेते हैं। देखिए, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग है इसका वर्णन बेसिकली भाग 16 के तहत अनुच्छेद 338 के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना पहले भूल गई जो कि ज़रूरी है और बहुत लोग नहीं जानते इसके बारे में, तो हम क्योंकि पीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि हम शब्दों पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, अब देखिए, मैंने आपको जब एमपीपीएससी में जो इस बार नए टॉपिक ऐड किए गए उनके बारे में बताया था, उन टॉपिक्स को मैंने नोट कराया था। तो मैंने आपको एक हेडिंग डलवाई थी, संवैधानिक आयोग और ऑब्लिक किया था मैंने सांविधिक आयोग। ठीक है, अगर नहीं भी कराया है तो आप इसको समझ लीजिए। देखिए, संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इनको जानना जरूरी है क्योंकि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते संवैधानिक आयोग को ही सांविधिक आयोग कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, संवैधानिक आयोग बेसिकली वो होते हैं जिनको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया है और किसी न किसी अनुच्छेद में उनको रखा गया है। ठीक है, लेकिन सांविधिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनको संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है और उनको लाया गया है, लेकिन उनको भारतीय संविधान में स्थान नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे कि संवैधानिक आयोग होंगे आपके निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, और ये अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जिन आयोगों को भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद के तहत रखा गया है या उनका वर्णन किया गया है उन्हें हम कहते हैं संवैधानिक आयोग। ठीक है, अब आ जाते हैं सांविधिक आयोग। सांविधिक आयोग वे आयोग होते हैं जिनको संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है, या नियम पारित करके उनको लाया जाता है, जैसे कि होंगे आपके पिछड़ा वर्ग आयोग, सेकेंड है आपका अल्पसंख्यक वर्ग आयोग, थर्ड है आपका महिला आयोग। ये कौन होते हैं अपने ये होते हैं हमारे सांविधिक आयोग। ठीक है, इनका वर्णन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। ठीक है, ये तो थे। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग बेसिकली इसलिए लाया गया था क्योंकि जो हमारे पिछड़ा वर्ग है उनकी स्थिति पहले बहुत बुरी थी, दयनीय स्थिति थी। उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए और उनको संविधान के तहत कौन कौन से संरक्षण प्रदान किए गए हैं और उनका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, इसकी जांच करने के लिए ये आयोग लाया गया था। ठीक है, ये बेसिकली एक आयुक्त मतलब एक आयुक्त संस्था थी, यानी कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता था। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसको भाग 16 के तहत अनुच्छेद 338 में रखा गया है और ये बेसिकली एक संवैधानिक आयोग है। क्यों? क्योंकि इसका वर्णन संविधान में किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 338 में इसको रखा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसमें हमारा क्वेश्चन बनता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग सांविधिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है, तो कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। अगर इसको भारतीय संविधान में जगह मिली तो ये बेसिकली संवैधानिक आयोग हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं, देखिए इसका देख लेते हैं कि इसका उदय कैसा हुआ, आयोग का उदय। मैं आपको हेडिंग से इसलिए बताती हूँ क्योंकि अगर हमें मेंस में अगर लिखने के लिए आ जाता है तो हम जितना अच्छा लिखेंगे तो मार्क्स हो सकता है उतने बेटर हमें मिले, और सामने वाला इम्प्रेस होना चाहिए कि किस इस तरीके से हम लिखें तो हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, देखिए आयोग का उदय कैसे हुआ। सबसे पहले क्या था, यही भाग 16 में इसको रखा गया है। लेकिन देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग जो संविधान में इसका वर्णन किया गया है, तो बेसिकली ये जानने के लिए, जैसा मैं अभी आपको बता रही थी कि एक अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 338 में,
इसमें कहा गया है एक अधिकारी की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि संविधान में कुछ इनके संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो बेसिकली ये कहा गया है कि भाग 16 के तहत अनुच्छेद 338 के तहत ये व्यवस्था की गई है कि एक अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। किसके लिए? अनुसूचित जाति एवं जनजातीय लोगों के लिए और उनके संवैधानिक संरक्षण और उनके हितों की रक्षा के लिए। अगर उनके हितों में किसी भी तरीके का उल्लंघन होता है तो उसकी रिपोर्ट ये अधिकारी राष्ट्रपति को सूचित करेगा, ठीक है, या उनको प्रतिवेदन देगा। ऐसी व्यवस्था भारतीय संविधान के भाग 16 के तहत अनुच्छेद 338 में इसको कहा गया है, ठीक है। तो सिंपल सा है कि एक अधिकारी की व्यवस्था की गई है जो अल्पसंख्यक और ये जो पिछड़ा वर्ग आए, मतलब जो अनुसूचित जाति और जनजातीय लोग जो हैं उनके संवैधानिक संरक्षण के लिए अधिकारी की नियुक्ति की गई। अगर किसी भी तरीके का उल्लंघन होता है तो वे अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंप देगा, ठीक है। इतनी सी बात इसमें कही गई है। लेकिन पहले क्या था कि ये एक अधिकारी की नियुक्ति जब स्टार्टिंग में इसको लिखा गया था तो इसमें एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जिसे बेसिकली अधिकारी को कहा गया था आयुक्त, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था कि आज जो अभी ये आयोग जो है जो बहुसदस्यीय हो चुका है, तो शुरुआत में हम देख लेते हैं अभी कि किस तरीके से एक आयोग से बहुसदस्यीय बनाया गया। तो हम देख लेते हैं। देखिए सन 1978 में एक साधारण संकल्प के माध्यम से एक सांविधिक गैर सांविधिक आयोग का निर्माण किया गया, ठीक है। एक साधारण संकल्प के माध्यम से गैर सांविधिक निकाय की व्यवस्था की गई। अब इसमें देखिए एक बात इम्पोर्टेंट है कि 1978 में एक सिंपल साधारण भारतीय 1978 में भारतीय सरकार द्वारा, देखिए 1978 में सरकार द्वारा एक साधारण संकल्प के माध्यम से गैर सांविधिक निकाय की व्यवस्था की गई, ठीक है। आप समझ रहे हैं? गैर सांविधिक यानी कि ना तो ये संवैधानिक है और ना ये सांविधिक है, यानी कि ना तो इसको ये जो आयोग का गठन किया गया, निकाय बनाया गया, तो ये ना तो इसको संविधान में जगह मिली थी और ना ही ये संवैधानिक था, सांविधिक था। क्यों? क्योंकि उसको संसद से पारित नहीं किया गया था। एक नॉर्मल से संकल्प के माध्यम से एक गैर संवैधानिक निकाय की व्यवस्था की गई थी जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो हित है उनकी रक्षा करने के लिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये वाला आयोग जो पहले बना दिया गया था इसको खत्म कर दिया गया, नहीं, ये भी अस्तित्व में था और इसको भी लाया गया। उसके बाद देखो मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि एक कड़ियाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो हम पहले का नहीं जानेंगे तो हमें बात का समझ नहीं आएगा। तो आप हो सकता है आप इसको अच्छा होगा कि आप इसको नोट कर लें या समझ सकते तो और भी बेटर है, ठीक है। देखिए फिर 1987 में सरकार द्वारा एक अन्य संकल्प के माध्यम से क्या किया गया कि जो एक आयुक्त निकाय जो था जिसकी व्यवस्था शुरुआत में की गई थी उसका नाम बदलकर अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। आयुक्त के अधिकारों में बदलाव करके अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग नाम दिया गया।
दिया गया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, देखिए एक आयुक्त था, फिर इसमें एक गैर संवैधानिक निकाय को और ऐड किया गया। उसके बाद जो एक आयुक्त निकाय था उस आयुक्त यानी कि एक अधिकारी की नियुक्ति जो नियुक्ति की व्यवस्था जो शुरुआत में की गई थी उसके अधिकारों में थोड़ा सा बदलाव करके इस आयोग का नाम अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग कर दिया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद आते हैं इसके बाद क्या हुआ था कि वर्ष 1990 में, ठीक है, 65वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, वर्ष 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा एक बहुसदस्यीय आयोग की व्यवस्था की गई और इसका नाम रखा गया अनुसूचित जाति एवं जनजातीय आयोग। ठीक है, इसके बाद सन 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कार्य किया गया जो 1990 में जो 65वें संविधान संशोधन द्वारा बहुसदस्यीय आयोग बनाया गया था उसको 2003 में 89वें संविधान संशोधन द्वारा दो भागों में बांट दिया गया है। यानी कि पहला भाग था अनुसूचित जाति आयोग जिसे अनुच्छेद 338 के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, जैसा कि हम बता रहे हैं। इसके बाद लाया गया अनुसूचित जनजाति आयोग जिसे अनुच्छेद 338 का के तहत रखा गया। ठीक है, ये व्यवस्था किसमें की गई? 89वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 2003 में लाया गया था उसमें ये व्यवस्था की गई कि ये जो आयोग बनाया गया था बहुसदस्यीय उसको दो भागों में बांट दिया गया, अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसको 338 एक के तहत 338 अनुच्छेद और दूसरे को 338 का के तहत रखा गया था। ठीक है, ये तो था वो। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जो निकाय है पूरा ये बेसिकली 2004 में अस्तित्व में आया अच्छे से। इसमें क्या था, इसमें क्या व्यवस्था की गई कि चूंकि बहुसदस्यीय बना दिया गया था इसलिए इसमें व्यवस्था की गई थी कि एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों की व्यवस्था इसमें की गई थी। ठीक है, यानी कि ये बहुसदस्यीय बना दिया गया जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्यों को स्थान दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम आते हैं नियुक्ति के बारे में। इनकी जो नियुक्ति होती है वो बेसिकली राष्ट्रपति के लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से की जाती है या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनकी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो बेसिकली होता है 3 वर्ष का। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आयोग की शक्तियों को और पढ़ लेते हैं कि क्या क्या शक्तियां भारतीय संविधान में इनको दी गई हैं। छोटा सा टॉपिक है, जल्दी कंप्लीट हो गया। देखिए, शक्तियां तो वही है कि ये अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के जो सदस्य हैं उनके संवैधानिक संरक्षण की रक्षा करना, उनके हितों का उल्लंघन अगर हो रहा है तो उसकी जांच करना, उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपना। इसके अलावा इनके क्षेत्र में इनसे संबंधित कोई अच्छे कार्य किए जा रहे हैं तो उसमें सहायता करना, उनके उसमें सलाह देना और राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर इनके लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं उनकी भी जांच करना। ये सब कार्य नॉर्मल से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा छोटा सा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लिंक आगे भी शेयर